नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, अगर आप अपकमिंग CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स इस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आए हैं और साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें आने वाले MCQs का पैटर्न किस तरह रहा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में किस तरह के कौन कौन से MCQs इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसके लिए और ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि ये सारी जानकारी आपको हमारे आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के कुछ ऐसे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में इंक्लूड किया गया है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जो MCQs पूछे जाते हैं उनका पैटर्न कैसा रहता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने MCQ के सेक्शन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज रिसीविंग aminophylline intravenously to relieve severe asthma. Observe the client for। यानी कि दोस्तों, सीवियर अस्थमा के लिए एक पेशेंट को अमीनोफाइलिन इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जा रहा है। उस पेशेंट को किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोटेंशन। क्योंकि दोस्तों, जिन पेशेंट्स को अमीनोफाइलिन एडमिनिस्टर की जाती है उन पेशेंट्स में इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के रूप में सबसे कॉमन कंडीशन हाइपोटेंशन है। इसलिए जिन पेशेंट्स को अमीनोफाइलिन एडमिनिस्टर किया जा रहा है उन्हें हाइपोटेंशन के लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ थोराकोसेंटेसिस ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। थोराकोसेंटेसिस के बाद पेशेंट को किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑप्शन ए, पीरियड्स ऑफ कन्फ्यूजन। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड ब्रेथ साउंड। ऑप्शन सी, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। जिन पेशेंट्स में थोराकोसेंटेसिस का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को ब्लड के एक्सपेक्टोरेशन के लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, द टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टर्म्स सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स किसकी डिग्री से रिलेटेड हैं। ऑप्शन ए, डाइजेस्टिबिलिटी। ऑप्शन बी, टेस्ट। ऑप्शन सी, कलर। और ऑप्शन डी, डेंसिटी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डेंसिटी। यानी दोस्तों, अगर फैट्स के लिए सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड इन टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर फैट्स की डेंसिटी की डिग्री के बारे में बात की जा रही है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इन ICU इज चेकिंग फीमोरल पल्स। द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन यूज्ड बाय द नर्स इज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ICU में एक नर्स एक पेशेंट की फीमोरल पल्स को चेक कर रही है। अब नर्स फीमोरल पल्स के एग्जामिनेशन के लिए जिस मेथड का यूज़ करती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑस्कल्टेशन। ऑप्शन बी, पैल्पेशन। ऑप्शन सी, इंस्पेक्शन। ऑप्शन डी, परकशन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाल्पेशन। दोस्तों, पाल्पेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पेशेंट की स्किन को टच करके उस एरिया के अंडरलाइंग ऑर्गन्स, आर्टरीज या वेन्स को एग्जामिन किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज गिविंग स्पंज बाथ विद ल्यूक वार्म वाटर टू अ पेशेंट विद फीवर। द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर दिस एक्शन इज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक फीवर वाले पेशेंट को हल्के गर्म पानी से स्पंज बाथ दे रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें आगे ये बताना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इस एक्शन के पीछे कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल छुपा हुआ है। ऑप्शन ए, क्लियरिंग ऑफ सरफेस डर्ट। ऑप्शन बी,
encouragement of peripheral circulation, option C, promotion of heat loss, option D, reduce surface tension of the skin। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोशन ऑफ हीट लॉस। क्योंकि दोस्तों फीवर वाले पेशेंट्स को स्पंज बाथ देने से इवेपोरेशन के माध्यम से उनकी बॉडी से हीट का लॉस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रमोशन ऑफ हीट लॉस। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नॉन एज, यानी एक मदर के द्वारा फील किए जाने वाले फीटस के एक्टिव मूवमेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी सॉफ्टनिंग और ऑप्शन डी बलॉटमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी क्विकनिंग। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किस कंडीशन को दर्शाता है। ऑप्शन ए पोस्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन बी इंट्रायूट्राइन डेथ, ऑप्शन सी RH इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन डी एक्सीडेंटल हैमरेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंट्रायूट्राइन डेथ। ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड इंट्रायूट्राइन डेथ को दर्शाता है। कभी कभी दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड टोबैको जूस की तरह अगर दिखाई दे रहा है तो वो किस कंडीशन को दर्शाता है। तो उसका आंसर भी इंट्रायूट्राइन डेथ ही होगा, क्योंकि डार्क ब्राउन कलर जो है वो टोबैको जूस की तरह दिखाई देता है। दोस्तों अगर पोस्ट मैच्योरिटी की बात करें तो इस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो रंग का या फिर सैफ्रॉन कलर का दिखाई देता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन होता है और एक्सीडेंटल हैमरेज की कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क रेड कलर का होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिकल मार्कर फॉर प्री एक्लेम्पशिया इज। ऑप्शन ए प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन बी सीरम यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन डी सीरम सोडियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्री एक्लेम्पशिया की जो कंडीशन है उसका बायोकेमिकल मार्कर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन यूरिया। यानी दोस्तों प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन में प्रेग्नेंट मदर के यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस होगी। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ फीमर फ्रैक्चर कॉमनली लीड्स टू एवास्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूनियन ड्यू टू एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स इन द पार्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फीमर के कौन से पार्ट में फ्रैक्चर की वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस या फिर नॉन यूनियन की कंडीशन अराइज होती हैं। ऑप्शन ए ट्रोकेंट्रिक रीजन, ऑप्शन बी कंडक्टाइलर रीजन, ऑप्शन सी नेक और ऑप्शन डी शाफ्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नेक। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रोवाइड्स an opportunity to the sender to modify his statement and render it acceptable। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो कौन सा पार्ट या कौन सा कंपोनेंट है जो सेंडर को उसका स्टेटमेंट मॉडिफाई करने की अपॉर्चुनिटी देता है ताकि उसका स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल हो सके। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी रिसीवर, ऑप्शन डी मैसेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फीडबैक। तो दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सेंडर को अपना स्टेटमेंट मॉडिफाई करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। यानी लेबर की थर्ड स्टेज की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी सब इन्वोल्यूशन, ऑप्शन डी परफोरेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लीडिंग। लेबर की थर्ड स्टेज की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग है जो कि पोस्टपार्टम हैमरेज के रूप में जानी जाती है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैरिड आउट एट PHC लेवल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। एक वेक्टर बॉर्न डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए PHC लेवल पर इनमें से कौन सी एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाता है? ऑप्शन ए सोर्स रिडक्शन, ऑप्शन बी मास ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी डॉट्स थेरेपी, ऑप्शन डी DEC ट्रीटमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सोर्स रिडक्शन। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटरल वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन ओपन्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द फोरामेन ऑफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल्स जिस फोरामेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होते हैं उस फोरामेन का नाम क्या है? ऑप्शन ए मैग्ना, ऑप्शन बी लश्का, ऑप्शन सी मेजेंडी, ऑप्शन डी मुनरो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मुनरो, यानी ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल्स मुनरो फोरामेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल्स में ओपन होते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर शिव इज अंडरगोइंग चेस्ट फिजियोथेरेपी आफ्टर CABG, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इज इलस्ट्रेटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर शिव की CABG के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी होने जा रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये किस लेवल की प्रिवेंशन है। ऑप्शन ए प्रिमोर्डियल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी और ऑप्शन डी टर्शरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी टर्शरी। दोस्तों टर्शरी लेवल की प्रिवेंशन में किसी भी पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को रिस्टोर किया जाता है, यानी ये एक ऐसा लेवल है प्रिवेंशन का जिसमें पेशेंट को किसी भी तरीके का मेडिकल केयर या फिर सर्जिकल केयर प्रोवाइड की जा चुकी है और उसके बाद पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर किया जाना है। CABG के बाद दी जाने वाली चेस्ट फिजियोथेरेपी एक उसी तरह का प्रिवेंशन इंटरवेंशन है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी टर्शरी। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिक इज कंडक्टेड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर अंडर NRHM फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में NRHM के अंडर लाइफ स्टाइल डिजीजेस के लिए कौन सा क्लिनिक कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए NCD क्लिनिक, ऑप्शन बी डायबिटीज़ क्लिनिक, ऑप्शन सी हाइपरटेंसिव क्लिनिक और ऑप्शन डी पेन एंड पैलिएटिव केयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए NCD क्लिनिक। NCD क्लिनिक की फुल फॉर्म है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्लिनिक, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में NRHM के अंडर कंडक्ट किए जाते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी एक्सेप्ट, यानी सिर्फ एक को छोड़कर इनमें से सभी विटामिन A डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। ऑप्शन ए कॉर्नियल जीरोसिस, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी बाइटॉट स्पॉट्स, ऑप्शन डी कैटरैक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कैटरैक्ट, यानी दोस्तों कॉर्नियल जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस और बाइटॉट स्पॉट्स ये तीनों ही ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, लेकिन कैटरैक्ट विटामिन A की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड नहीं है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी इन एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विद कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी एंटीनेटल पीरियड में किस विटामिन की डेफिशिएंसी कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी विटामिन K, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फोलिक एसिड। अगर एंटीनेटल पीरियड में फोलिक एसिड की कमी होती है तो इसकी वजह से बेबीज में कंजेनिटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमेज क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू ग्रेड द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इज, यानी गोमेज क्लासिफिकेशन
बच्चों में किस कंडीशन के ग्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी PEM, ऑप्शन सी प्रीमेच्योरिटी और ऑप्शन डी कार्डियक डिसऑर्डर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी PEM। गोमेज क्लासिफिकेशन बच्चों में PEM के ग्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। PEM की फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज, यानी टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 100 to 200 ml, ऑप्शन बी 300 to 500 ml, ऑप्शन सी 600 to 800 ml, ऑप्शन डी 50 to 100 ml। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 600 to 800 ml, यानी टर्म पर एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो 600 से लेकर 800 ml तक होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंटीबॉडी इज, यानी सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा है? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgE। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है वो होता है IgM, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी IgM। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वन नीड्स टू ऐड 9 कैलेंडर मंथ्स टू द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड देन ऑल्सो ऐड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट को कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे में कैलेंडर के 9 मंथ्स को ऐड किया जाता है और उसके अलावा इसके बाद में और क्या चीज़ ऐड की जाती है? ऑप्शन ए 2 डेज, ऑप्शन बी 4 डेज, ऑप्शन सी 5 डेज, ऑप्शन डी 7 डेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 7 डेज, यानी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट को कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे में 9 मंथ्स के साथ साथ एक्स्ट्रा 7 डेज को भी ऐड करना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड, यानी असामान्य रूप से ब्रीदिंग रेट कम होने को या धीमा होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रेडिपनिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी टकीपनिया, ऑप्शन डी टैकीकार्डिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रेडिपनिया, यानी एक पर्सन का ब्रीदिंग रेट एबनॉर्मली स्लो है उस कंडीशन को ब्रेडिपनिया कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में एक अडल्ट का ब्रीदिंग रेट 12 से 18 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। अगर ये ब्रीदिंग रेट 12 ब्रेथ्स पर मिनट से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को ब्रेडिपनिया कहा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अप्लाइंग ए टर्निकेट अपॉन अ ब्लीडिंग ऑर्गन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक ब्लीडिंग ऑर्गन पर टूर्निकेट बांधने के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए अप्लाई टूर्निकेट टाइटली ऑन द वुंड फॉर नो मोर देन 1 आवर, यानी टूर्निकेट को वुंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए कसकर बांधना चाहिए। ऑप्शन बी अप्लाई टूर्निकेट अबव द वुंड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स, यानी टूर्निकेट को वुंड से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए बांधना चाहिए। ऑप्शन सी अप्लाई टूर्निकेट बिलो द वुंड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स, यानी कि टूर्निकेट को वुंड के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए बांधना चाहिए। ऑप्शन डी नेवर अप्लाई अ टूर्निकेट ऑन अ ब्लीडिंग ऑर्गन, यानी जिस ऑर्गन में ब्लीडिंग हो रही है उसमें कभी भी टूर्निकेट अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अप्लाई टूर्निकेट अबव द वुंड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स, यानी कि टूर्निकेट को वुंड से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए बांधना चाहिए।
आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट ऑफन सीन इन चिल्ड्रन विद क्रॉनिक रीनल फेलियर। यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले बच्चों में अधिकतर आमतौर पर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोस्तों रीनल फेलियर की कंडीशन में ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच भी कम हो जाता है। इस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा जाता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनमें क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन होती है उनमें जो एसिड बेस इम्बैलेंस दिखाई देता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल क्रेडेंशियल्स फॉर क्वालिटी केयर डिलीवरी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन सी एजेंसी है जो कि क्वालिटी केयर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल क्रेडेंशियल से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, ऑप्शन बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑप्शन सी नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ऑप्शन डी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इस एजेंसी को शॉर्ट फॉर्म में NABH कहा जाता है, जो कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि क्वालिटी केयर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल्स के क्रेडेंशियल्स से एसोसिएटेड है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल यूनिट बिकम्स HIV पॉजिटिव ड्यू टू द निडल स्टिक इंजरी। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल हजार्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नर्स जो कि हॉस्पिटल यूनिट में काम कर रही है वो निडल स्टिक इंजरी की वजह से HIV पॉजिटिव हो जाती है। इस इवेंट के लिए कौन सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए अर्गोनॉमिक, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल और ऑप्शन डी केमिकल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल, यानी निडल स्टिक इंजरी एक बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन रेस्ट्रिक्टेड है। ऑप्शन ए रूबेला वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी रेबीज वैक्सीन, ऑप्शन डी कोविड-19 वैक्सीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रूबेला वैक्सीन। प्रेग्नेंट वुमेन में रूबेला वैक्सीन रेस्ट्रिक्टेड है। प्रेग्नेंट वुमेन को रूबेला वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंसेज दैट इंड्यूसेस एन इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी इज नॉन एज। यानी एक टॉक्सिन या कोई दूसरा फॉरेन सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को या उस टॉक्सिन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एंटीजन, यानी एक टॉक्सिन या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, उस टॉक्सिन को या उस सब्सटेंस को एंटीजन कहा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, ऑप्शन सी इंट्रावेनस इंजेक्शन, ऑप्शन डी Z-Track इंजेक्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शंस, यानी कि BCG वैक्सीन जो हैं वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लिगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज, यानी फैलोपियन ट्यूब के रिमूवल और लिगेशन के प्रोसीजर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मास्टेक्टमी, ऑप्शन बी वेसेक्टमी, ऑप्शन सी अपेंडेक्टमी, ऑप्शन डी ट्यूबेक्टमी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबेक्टमी। फैलोपियन ट्यूब के रिमूवल और लिगेशन के प्रोसीजर को ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। मास्टेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, वेसेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस और अपेंडेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्यूबेक्टमी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने CHO रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछे गए कुछ MCQs के बारे में डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपकी नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।